नमस्कार और स्वागत है। आज हम तैत्तिरीय उपनिषद की गहराइयों में उतर रहे हैं। और देखिए, जब हम उपनिषद का नाम सुनते हैं ना, तो अक्सर लगता है कि ये कोई बहुत पुराना, जटिल और शायद आज के जमाने से कटा हुआ ग्रंथ होगा। हाँ, यही सबसे आम धारणा है। लोग इसे इतिहास या धर्म की किताब समझकर छोड़ देते हैं, जबकि असलियत ये है कि ये शायद आज के जीवन के लिए लिखी गई सबसे प्रैक्टिकल किताबों में से एक है। अच्छा। हाँ, ये जीवन का एक यूजर मैनुअल जैसा है। यूजर मैनुअल, ये बहुत दिलचस्प तरीका से देखने का। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी यही इशारा करते हैं कि कैसे हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की कॉर्पोरेट लाइफ की उलझनों, मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों और व्यक्तिगत विकास की तलाश को सुलझा सकता है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है, ये देखना कि इस उपनिषद के 3 मुख्य खंड, जिन्हें वल्ली कहा जाता है, वो आधुनिक इंसान के लिए कैसे प्रासंगिक हैं। और इन तीनों खंडों से होते हुए हम एक बहुत बड़े सवाल तक पहुंचेंगे। हम सब सफलता के पीछे भाग रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टाइम मैनेजमेंट की नई नई तकनीकें सीख रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर सफलता का असली रहस्य समय के प्रबंधन में नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रबंधन में छिपा हो। एनर्जी मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। ये विचार ही अपने आप में एक पूरी चर्चा का विषय है। चलिए फिर इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए इस उपनिषद की परतों को खोलना शुरू करते हैं। तो पहला खंड है शिक्षावल्ली। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये शिक्षा या मतलब जीवन जीने के बुनियादी नियमों की बात करता है। स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत होती है सम्मान से। हाँ, और ये बहुत सीधा साधा नियम है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी माता, पिता, गुरु और अतिथि में देवत्व देखो, उनका सम्मान करो। अब सुनने में ये बहुत पारंपरिक लग सकता है। सही कहा। आज के दौर में जहां हर तरह की अथॉरिटी पर सवाल उठाया जाता है और जहां जानकारी गूगल पर आसानी से मिल जाती है, वहां गुरु या बड़ों के सम्मान की बात थोड़ी पुरानी लग सकती है। कई बार कॉर्पोरेट जगत में भी हम देखते हैं कि अनुभव से ज्यादा आक्रामकता को महत्व दिया जाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। उपनिषद यहाँ सम्मान को सिर्फ एक नैतिक गुण की तरह नहीं देखता, वो इसे मानसिक परिपक्वता का सबसे बड़ा संकेत मानता है। आज इंटरनेट से जो आधा अधूरा ज्ञान लेके अहंकार पैदा होता है ना, वो कच्ची बुद्धि की निशानी है। विनम्रता और सम्मान ये दिखाते हैं कि आप ये समझते हैं कि आपका ज्ञान सीमित है और सीखने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ये चरित्र बनाता है, सिर्फ जानकारी नहीं देता। मतलब सम्मान करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के विकास के लिए जरूरी है। ये एक अलग नजरिया है। शिक्षावल्ली में अगला बड़ा नियम है सत्यम वद धर्मम चर। सच बोलो और धर्म के रास्ते पर चलो। और ये भी सिर्फ एक नैतिक आदेश नहीं है। हमारे स्रोत इसे बहुत व्यवहारिक रूप से समझाते हैं। सत्य से लंबे समय का विश्वास बनता है, जो किसी भी रिश्ते या व्यापार की नींव है। झूठ से आपको कुछ समय का फायदा या रोमांच तो मिल सकता है, लेकिन अंत में ये आपकी विश्वसनीयता को खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। आज की दुनिया में जिसे हम डिप्लोमेसी या स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कहते हैं, क्या वहाँ 100% सच बोलना हमेशा संभव है? कई बार सच कड़वा होता है और रिश्ते खराब कर सकता है। बहुत अच्छा सवाल है, और उपनिषद इस दुविधा को समझता है। धर्मचर का मतलब सिर्फ नियम का पालन करना नहीं है, बल्कि विवेक का इस्तेमाल करना है। यहाँ महाभारत का एक संदर्भ याद आता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। यानी सच बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सच मत बोलो जो अप्रिय हो। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलो, बल्कि ये कि सच को कहने का तरीका सही होना चाहिए, इरादा सही होना चाहिए। आपका लक्ष्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि मदद करना होना चाहिए। ये एक बहुत सूक्ष्म संतुलन है। ये बहुत गहरी बात है। इरादे का महत्व। और शिक्षावल्ली का तीसरा स्तंभ है स्वाध्यायान मा प्रमदः, यानी आत्म अध्ययन में कभी आलस मत करो। और ये सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। आत्म अध्ययन का मतलब है खुद को पढ़ना, अपने मन के पैटर्न को समझना, अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव को देखना, अपनी आदतों की निगरानी करना। आज जिसे हम जर्नलिंग कहते हैं या अपनी भावनाओं को ट्रैक करना कहते हैं, यही स्वाध्याय है। अच्छा। यह खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं, आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च होती है, तो आप अपने जीवन के ड्राइवर बन जाते हैं। तो शिक्षावल्ली एक तरह से जमीन तैयार करती है, सम्मान से विनम्रता, सत्य से विश्वास
और स्वाध्याय से आत्म जागरूकता। ये एक मजबूत नींव है और इसी नींव पर उपनिषद एक शानदार इमारत खड़ी करता है जो हमें दूसरे खंड ब्रह्मानंद वल्ली में मिलती है। यहाँ आनंद के विज्ञान और पंचकोश के मॉडल की बात होती है। बिल्कुल, अगर शिक्षावल्ली क्या करना है बताती है तो ब्रह्मानंद वल्ली ये बताती है कि हम हैं क्या। और यही तैत्तिरीय उपनिषद का असली रत्न है। ये कहता है कि हमारा अस्तित्व एक नहीं बल्कि 5 परतों या कोशों से बना है। ये मानव अस्तित्व का एक होलिस्टिक मॉडल है। चलिए इन 5 परतों को एक एक करके समझते हैं। सबसे बाहरी परत है अन्नमय कोश, यानी हमारा भौतिक शरीर जो अन्न से बना है। हम सब ने सुना है जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन हम इसे गंभीरता से नहीं लेते। आज का विज्ञान इसे गट ब्रेन एक्सिस कहता है। मतलब गट हेल्थ इज मेंटल हेल्थ। आप जो खाते हैं उसका सीधा असर आपकी सोच, आपके मूड और आपकी ऊर्जा पर पड़ता है। ये सबसे पहली और सबसे बुनियादी परत है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। और इसके बाद आती है दूसरी परत प्राणमय कोश, यानी हमारा ऊर्जा शरीर। और यहीं पर वो एनर्जी मैनेजमेंट वाली बात आती है ना? बिल्कुल, ये इस पूरी चर्चा का केंद्र है। उपनिषद कहता है कि हमारे अंदर प्राण नाम की एक जीवन शक्ति है। जब ये प्राण ऊर्जा ज्यादा होती है तो आप ऊर्जावान, केंद्रित और सकारात्मक महसूस करते हैं। तब आप 4 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हैं। मुझे याद है कभी कभी ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हैं और दुनिया जीतने का मन करता है, और किसी दिन 8 घंटे सोने के बाद भी बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। तो क्या ये प्राण का ही खेल है? यही है, जब प्राण कम होता है तो आप थका हुआ, चिड़चिड़ा और दिशाहीन महसूस करते हैं। तब 1 घंटे का काम भी 4 घंटे जैसा लगता है। हम जिसे बर्नआउट कहते हैं वो असल में प्राणमय कोश का पूरी तरह से खाली हो जाना है। अच्छा, इसलिए उपनिषद कहता है कि अपनी घड़ी देखने से पहले अपनी ऊर्जा का स्तर देखो। ब्रीथ वर्क मतलब प्राणायाम, सही नींद, प्रकृति में समय बिताना, ये सब आपके प्राण को रिचार्ज करने के तरीके हैं। टाइम मैनेजमेंट बेकार है अगर आपके पास काम करने की एनर्जी ही नहीं है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। हम अपनी टू डू लिस्ट पर ध्यान देते हैं, अपनी एनर्जी पर नहीं। अच्छा, अगली तीसरी परत है मनोमय कोश। हमारा मन यानी हमारा भावनात्मक शरीर। हमारे स्रोत इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। ज्यादा सोचना या ओवर थिंकिंग एक आंतरिक शोर की तरह है जो हमारी स्पष्टता और शांति छीन लेता है। मनोमय कोश की शुद्धि का मतलब है इस शोर को शांत करना, अपनी भावनाओं के गुलाम बनने की बजाय उनका स्वामी बनना। किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया करने की बजाय। इसके बाद चौथी परत है विज्ञानमय कोश। स्रोत इसे जीवन का जीपीएस कहते हैं। ये मुझे बहुत पसंद आया। ये एक सटीक एनोलॉजी है ना? विज्ञानमय कोश हमारी बुद्धि, हमारा विवेक है। ये सिर्फ जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि उस जानकारी को ज्ञान और फिर बुद्धिमत्ता में बदलने की क्षमता है। यही सही और गलत, जरूरी और गैर जरूरी के बीच फर्क करता है। यही हमारे जीवन के बड़े निर्णय लेता है। लेकिन जीपीएस भी तो कभी-कभी गलत रास्ते पर भेज देता है, खासकर जब उसका मैप पुराना हो। तो हम अपनी बुद्धि, अपने इस विज्ञानमय कोश को अपडेटेड और सटीक कैसे रखें? स्वाध्याय और अनुभव से। स्वाध्यायमा प्रमद। जब आप लगातार सीखते हैं, अपने फैसलों के नतीजों पर विचार करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो आप अपने जीपीएस को रिकैलिब्रेट कर रहे होते हैं। बिना विवेक के ज्ञान सिर्फ एक बोझ है जो अहंकार को बढ़ाता है। और इन सभी 4 परतों के केंद्र में सबसे अंदर है 5वां कोश, आनंदमय कोश। हाँ, आनंद का क्षेत्र। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये वो खुशी या सुख मतलब हैप्पीनेस नहीं है जो हमें कोई चीज पाने या कोई लक्ष्य पूरा करने से मिलती है। वो खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर होती है और अस्थायी होती है। उपनिषद जिस आनंद की बात कर रहा है वो ब्लिस या कंटेंटमेंट है। ये अंदर की एक शांत चमक है। ये वो शांति है जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं करती। तो आप कह रही हैं कि आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें खोजना या हासिल करना है? बिल्कुल। उपनिषद का सबसे क्रांतिकारी संदेश यही है। आनंद आपका स्वभाव है। इट इज योर डिफॉल्ट स्टेट। बाकी चारों कोश, शरीर, ऊर्जा, मन, बुद्धि, उस आनंद के ऊपर की परतें हैं। हमारा काम कुछ नया पाना नहीं है, बस इन परतों को शुद्ध और शांत करना है ताकि हम अपने उस भीतरी स्वभाव को महसूस कर सकें जो पहले से वहां मौजूद है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है कि हम आनंद खोज नहीं रहे, हम आनंद हैं।
ये हमें तीसरे और आखिरी खंड भृगुवल्ली की ओर ले जाता है। स्रोत बताते हैं कि ये अनुभव से सीखने का एक प्रैक्टिकल मॉडल है। हाँ, ये आज के एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का हजारों साल पुराना संस्करण है। इस कहानी में ऋषि भृगु अपने पिता वरुण के पास ब्रह्मा यानी परम सत्य के बारे में जानने जाते हैं। वरुण उन्हें सीधे कोई जवाब नहीं देते। वो कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, यानी तप करो, ध्यान करो और खुद अनुभव से जानो। तो उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, बल्कि उन्हें खुद खोज करने के लिए भेज दिया। बिल्कुल। और भृगु एक एक करके पंचकोशों पर ही ध्यान करते हैं। पहले वो अन्न पर ध्यान करते हैं और उन्हें लगता है कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि उसी से जीवन चलता है। लेकिन फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो प्राण पर ध्यान करते हैं और उन्हें लगता है कि प्राण ही ब्रह्म है। फिर मन पर, फिर विज्ञान पर। हर बार उन्हें एक गहरा सत्य मिलता है, लेकिन वो उससे भी संतुष्ट नहीं होते। और अंत में वो कहाँ पहुँचते? अंत में वो आनंद पर पहुंचते हैं और तब उन्हें अनुभव होता है कि आनंद ही परम सत्य है। और वो इस उपनिषद का सार घोषित करते हैं, आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त्य विसंविशन्ति। यानी संपूर्ण जगत आनंद से ही उत्पन्न हुआ है, आनंद के सहारे ही जीवित है और अंत में आनंद में ही विलीन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस अस्तित्व का आधार तनाव, दुख या संघर्ष नहीं, बल्कि आनंद है। तनाव और दुख तो बस सतह पर उठने वाली लहरें हैं, जबकि गहरा सागर हमेशा शांत और आनंदपूर्ण है। आपने एकदम सही समझा। ये जीवन को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल देता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब बातों का, इस पंचकोश मॉडल का आज के मनोविज्ञान से क्या कोई सीधा संबंध है, या ये सिर्फ दार्शनिक बातें? संबंध सिर्फ है ही नहीं, बल्कि बहुत गहरा और सीधा है। और यह इस चर्चा का सबसे व्यवहारिक हिस्सा हो सकता है। हमारे स्रोत सीधे तौर पर आधुनिक थेरेपी और पंचकोश मॉडल के बीच समानताएं दिखाते हैं। जैसे कि CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये आज की सबसे प्रभावी थेरेपीज में से एक है, जो हमारे नकारात्मक विचारों और विश्वासों को चुनौती देकर उन्हें बदलने पर काम करती है। ये और कुछ नहीं बल्कि मनोमय कोश की शुद्धि का ही एक आधुनिक तरीका है। वाह! तो मतलब जब एक थेरेपिस्ट हमें हमारे सोचने के पैटर्न को बदलने के लिए कहता है, तो वो असल में हमारे मनोमय कोश पर काम कर रहा है। और माइंडफुलनेस के बारे में क्या? वो तो आजकल बहुत लोकप्रिय है। माइंडफुलनेस, जो हमें अपनी सांसों पर और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है, वो सीधे सीधे प्राणमय कोश को संतुलित करने का अभ्यास है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो आप अपनी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, जिससे मन शांत होता है। ये तो सीधा कनेक्शन है। और सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस, जिनकी बात हर पर्सनल डेवलपमेंट कोच करता है। सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता, यानी अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखना, ये विज्ञानमय कोश का विकास है। आप अपने मन के ट्रैफिक के महज एक दर्शक बन जाते हैं। अच्छा। और सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार करना, ये तब संभव होता है जब आप आनंदमय कोश को महसूस करते हैं। अच्छा। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका मूल स्वभाव ही आनंद है, तो बाहरी कमियां और गलतियां आपको परेशान नहीं करती। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वेदांत मनोविज्ञान ही लगभग हर आधुनिक थेरेपी का मूलाधार है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे आज मनोविज्ञान अपनी भाषा और तरीकों से फिर से खोज रहा है। हाँ, ये मानव मन के लिए एक टाइमलेस फ्रेमवर्क है। कमाल है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है, जीवन एक मजबूत नींव से शुरू होता है। सम्मान, सत्य और आत्माध्ययन, जो शिक्षावल्ली ने हमें सिखाया। फिर हमने समझा कि हमारा अस्तित्व ऊर्जा और चेतना की 5 परतों से बना है। ये पंचकोश मॉडल है। और सबसे बड़ी बात, आनंद कोई बाहरी लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारा आंतरिक स्वभाव है। ये ब्रह्मानंद वल्ली का संदेश है। और अंत में, सच्चा ज्ञान केवल अनुभव से मिलता है, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से नहीं। ये भृगुवल्ली ने हमें दिखाया। बहुत सुंदर सारांश है। ये पूरी यात्रा बाहर से भीतर की ओर है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन की गुणवत्ता बाहरी परिस्थितियों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारी आंतरिक स्थिति पर करती है। बिल्कुल। और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। और अगर हम ये मान ले, जैसा कि उपनिषद कहता है कि आनंद हमारा मूल स्वभाव है, तो एक विचार मन में आता है जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। हम अक्सर अपने तनाव, अपनी चिंता, अपने दुख का कारण बाहरी चीजों को मानते हैं। काम का दबाव,
रिश्ते, आर्थिक समस्याएं, दुनिया की खबरें। हम्म, पर क्या हो अगर ये सब बाहरी कारण सिर्फ ट्रिगर हो, असली कारण न हो? क्या हो अगर असली कारण हमारी अपनी ऊर्जा के प्रबंधन में, हमारे अपने कोशों में आई एक अस्थायी गड़बड़ी हो, एक ऐसी गड़बड़ी जिसे ठीक करने का रिमोट कंट्रोल दुनिया के पास नहीं बल्कि हमारे ही अंदर मौजूद है? इस पर सोचने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।